आज हम बात करने वाले हैं सुरसनी सीतारमन रेड्डी मर्डर केस की। ये कहानी शुरू होती है तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद से। हैदराबाद में कुकटपट्टी इलाका पड़ता है और इसी इलाके के बचूपल्ली एरिया में रहता था 36 साल का सुरसनी सीतारमन रेड्डी। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो कि काफ़ी अच्छे पद पर था। महीने की तनख्वाह भी 2 लाख रुपए थी। वो बचूपल्ली एरिया में अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में थे उसकी पत्नी रेणुका और 2 बच्चे। ऊपर से देखो तो ज़िंदगी एकदम सेट थी। एक घर था, बड़ी गाड़ी थी, परिवार था। लेकिन 8 फरवरी 2026 की शाम 6 बजे के पास सब खत्म हो गया। सीतारमन हुसैन सागर झील के किनारे पहुंचा और कूद गया। उस दिन के बाद उसका कोई अता पता नहीं मिला। परिवार ने फ़ोन किया, नंबर नहीं लगा। बार बार ट्राई किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घर वाले परेशान हो गए, रिश्तेदार घबरा गए। तब परिवार के एक शख्स ने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट खोला। इंस्टाग्राम अकाउंट में एक स्टोरी मिली, सीतारमन की अपनी स्टोरी, करीब 20 पन्नों का एक लंबा बयान जो कि उसने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक सब जगहों पर खुद ही पोस्ट किया था। ये बयान पढ़कर उसके पिता सुरसनी वेंकटेश्वर रेड्डी सीधा हुसैन सागर दौड़े और वहां जाकर उन्होंने लेक पुलिस स्टेशन को बताया कि उनका बेटा झील में कूद गया है। इस सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और सीतारमन की लाश बरामद भी कर ली गई। एक पिता ने अपने बेटे की लाश अपनी आंखों से देखी और पुलिस से इंसाफ मांगा, जिसके बाद लेक पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसे फौरन बचूपल्ली पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर पुलिस ने पूरी रफ्तार से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने सबसे पहले सुरसनी का वो 20 पन्नों का बयान ऑनलाइन से बाहर निकलवा के प्रिंट करवाया और डिटेल में एनालाइज करना शुरू किया। दरअसल ये सब शुरू हुआ था 19 सितंबर 2025 की रात से। रात के ठीक 11:22 पर सीतारमन घर में था। नाइट शिफ्ट की ड्यूटी थी उसकी, तो वो वहीं जाने की तैयारी कर रहा था। तभी रेणुका उसके पास आई और बोली, मुझसे एक गलती हो गई है। सीतारमन ने पूछा, कैसी गलती? तब रेणुका ने बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम रमणा रेड्डी है। रेणुका ने बताया कि उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जिनकी वीडियोस को उसने ऑनलाइन पर लीक कर दिया है। रमणा के अकाउंट में करीब 22,000 फॉलोअर्स थे। मतलब उन 22,000 फॉलोअर्स ने रेणुका और रमणा की वीडियोस देख ली थी। सीतारमन रेणुका की बात सुनकर बिल्कुल सन्न रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ तो रेणुका के बताए हुए अकाउंट को उसने खुद खोल कर देखा। वहाँ उसने वो वीडियोस देखी जिनकी रेणुका ने बात कही थी। उन वीडियोस में रेणुका और रमणा नग्न होकर बिना रुके, थके हुए, एक के बाद एक शारीरिक संबंध बना रहे थे। हर एक बार के बाद रेणुका रमणा से और ज़्यादा करने को बोल रही थी, जो देख और सुनकर सीतारमन टूट गया। लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने एक दोस्त को फ़ोन किया और कहा, नाइट शिफ्ट तुम संभाल लो, मुझे कोई ज़रूरी काम आ गया है, जाना पड़ेगा। फिर रात के करीब 12:30 पर सीतारमन और रेणुका शादनगर के लिए निकल पड़े, वही जगह जहां रमणा रहता था। जब वो वहां पहुंचे तो रमणा घर पर नहीं मिला। तब वो दोनों मदद मांगने के लिए पास के पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस वालों को उन्होंने पूरी बात बताई और पुलिस ऑफिसर्स ने फ़ौरन उसकी लोकेशन ट्रेस करके उसे पकड़ लिया। रात के करीब 3 बजे पहला वीडियो डिलीट कर दिया गया। रमणा को समझा बुझाकर मामला सुलझा दिया गया और मामला रफा दफा हो गया। तब सीतारमन ने राहत की सांस ली। लेकिन ये राहत बस 2.5 घंटे तक ही रही, क्योंकि 2.5 घंटे के बाद ही रमणा ने दूसरी वीडियो फिर से अपने अकाउंट पर डाल दिया। वही रेणुका, वही रमणा, वही जगह, बस कुछ बदला था तो रमणा की शारीरिक संबंध बनाने की बर्बरता, जिसका इन नई वीडियोस में रेणुका भी खूब मजा ले रही थी। उन वीडियोस के अपलोड होने के बाद रेणुका फिर से रोने धोने लगी, बोली मैं मर जाऊंगी, और इसी के साथ वो ऑटो में बैठकर कहीं चली गई। उसके जाने के बाद कुछ वक्त बीत गया लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। तब सीतारमन घबरा गया, फौरन उसको ढूंढना शुरू किया। रेलवे स्टेशन पर ढूंढा, बस अड्डे पर ढूंढा, उसके घर पर फ़ोन किया, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। आखिरकार सीतारमन ने दिमाग लगाया और रमणा के घर पहुंच गया। जब सीतारमन वहां पहुंचा तो उसने जो देखा, उसे देखते ही उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। रमणा और रेणुका दोनों जमीन पर बेहोश पड़े थे। दोनों ने कुछ जहरीला खा लिया था। सीतारमन ने बिना एक भी पल सोचे दोनों को उठाकर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। वहां रेणुका के पिता भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि इसे मरने दो, हम घर चलते हैं। लेकिन सीतारमन नहीं माना।
उसने 1.5 लाख रुपए खर्च किए। 7 दिनों तक रेणुका का अस्पताल में ही इलाज करवाया। फिर वो फाइनली ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। रेणुका डिस्चार्ज होते ही अपने मायके चली गई। मायके में उसके परिवार वालों ने उसे खूब फटकार लगाई, उसे समझाया। फिर कुछ हफ्ते बाद रेणुका का सीतारमन को फ़ोन आया। कॉल पर वो रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने घर के बस एक कोने में रख लो। मेरी गलतियों का एहसास हो गया है मुझे, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। सीतारमन ने उसे माफ़ कर दिया, उसे वापस घर ले आया, इस उम्मीद में कि इस बार वो बदल गई होगी। घर में आने के बाद दोनों के बीच में बातचीत हुई, जहां रेणुका ने सीतारमन को सब कुछ सच सच बताया और सीतारमन उस सच को सुनकर और भी ज़्यादा टूट गया। रेणुका ने बताया कि उसके रमणा के अलावा भी 2 और बॉयफ्रेंड्स थे, जिसमें से एक का नाम था अयप्पा, जो कि उसका पुराना क्लासमेट था। दूसरे का नाम था शिवा, जो कि उसका पुराना कॉलेज का दोस्त था। रेणुका ने अपनी सफाई देते हुए ये भी बताया कि उसने इन तीनों में से सिर्फ रमणा के साथ ही शारीरिक संबंध बनाए थे, बाकी 2 से सिर्फ बातचीत होती थी। आने वाले कई दिनों तक सीतारमन रेणुका के साथ अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश करता रहा, उस पर फिर से विश्वास करने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब जब वो उससे उसके बॉयफ्रेंड्स के बारे में पूछता था तो हर बार नाम बदल जाते थे। वो कभी डिग्री कॉलेज के दोस्त सुरेंद्र का नाम लेती, कभी स्कूल के दोस्त वामसी का नाम लेती, कभी कभी आयप्पा का नाम लेने लगती, जिससे वो सच्चा प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी। लेकिन घर वाले माने नहीं। इसी के साथ साथ वो कभी कुछ और कभी कुछ और नाम भी लेती थी। सीतारमन ने परेशान होकर कई बार उससे तलाक लेने के लिए भी पूछा, पर रेणुका हर बार उसे अपने सुधरने का वास्ता दे देती। फिर कुछ वक्त बाद दोनों ने वो घर बदलने का फैसला किया। दरअसल रेणुका की जो वीडियोस वायरल हुई थीं, उनकी वजह से उसे वहाँ कई लोग गलत नज़रों से देखने लगे थे। तो दोनों वो घर छोड़कर कुकटपट्टी इलाके में चले गए और वहाँ पर एक नई ज़िंदगी शुरू कर दी। काफ़ी वक्त तक जब कुछ नहीं हुआ और चीज़ें सामान्य चलती रहीं, तो सीतारमन को भी यकीन हो गया कि रेणुका सच में बदल गई है। फिर आया फरवरी 2026। सीतारमन मकर संक्रांति के आसपास गोवा गया था, मन में बेचैनी की वजह से। गोवा से लौटने के 3-4 दिन बाद जब शाम को सीतारमन ऑफिस से लौटा तो पाया कि दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने अंदर आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अंदर से एक नन्ही आवाज़ आई, रोने की आवाज़। वो घबरा गया, आसपास के लोगों से मदद मांगी और ताला खोलकर अंदर गया। अंदर उसने देखा कि उसका 6 साल का बेटा बिस्तर पर अकेले बैठा रो रहा है। दूसरी तरफ ही बिस्तर में उसकी 2.5 साल की बच्ची बैठे हुए रो रही है और उनकी माँ का कोई अता पता नहीं है। उस पल सीतारमन के अंदर जो उम्मीद आई थी कि रेणुका बदल गई है, वो टूट गई। हताश होकर सीतारमन ने अपने पिता को फ़ोन किया, सब बताया। पिता ने कहा, पहले पुलिस को बताओ, फिर रेणुका के घर वालों को बताओ। सीतारमन ने वैसा ही किया और पुलिस वालों ने आसपास पूछताछ करके रेणुका को ढूंढ निकाला, उसे वापस भी ले आए। जिसके बाद सीतारमन को पता चला कि रेणुका ने अपने 6 और 2.5 साल के बच्चों को घर में अकेले बंद करके बाहर से ताला डालकर मुंह पर दुपट्टा बांधा ताकि सोसाइटी में कोई उसे पहचान न सके। फिर वो ऑटो में बैठी और सीधा रमला के पास चली गई, अपने इतने दिनों की तलब मिटाने के लिए। जब ये मामला पूरा सेटल हो गया, तब बाद में सीतारमन के परिवार वाले उसके घर आए। रेणुका के भी पिता, माँ और चाचा 10-12 दिनों के लिए सीतारमन के घर में आए। बातचीत हुई, चीज़ें सुधरेंगी, रेणुका भी बदल जाएगी, इस बात का फिर से वादा हुआ। लेकिन इस बार सीतारमन पूरी तरह से अंदर से टूट चुका था और उसने अपना फैसला कर लिया था। 8 फरवरी 2026 को सीतारमन ने 20 पन्नों में अपनी आत्मगाथा लिखी, जिसमें उसने अपनी सारी संपत्ति का भी जिक्र किया था। हैदराबाद में फ्लैट, कार और मोबाइल, एक और 28 लाख का फ्लैट, दोस्त के साथ 40 लाख के 2 प्लॉट, पीएफ में 15 लाख, म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस, 2.5 साल की बच्ची के लिए सुकन्या योजना, सोने में निवेश, हेल्थ इंश्योरेंस, नंदयाल में 1.5 एकड़ की ज़मीन, मार्कापुरम में 6 एकड़ की ज़मीन, गांव की ज़मीन और नंदयाल में 5 सेंट का एक और फ्लैट। ये सब सीतारमन ने इसलिए बनाया था ताकि उसका परिवार जिंदगी में कभी भी परेशान ना हो। नोट में उसने लिखा था, ये सब मेरे बच्चों और मेरे माँ बाप के लिए है। फिर शाम के करीब 6 बजे सीतारमन हुसैन सागर झील पर पहुंचा और उसके पानी में कूदकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सीतारमन का 20 पन्नों का वो नोट, जिसमें एक एक नाम, एक एक घटना लिखी हुई थी। पुलिस उसे अच्छे से एनालाइज करने के बाद सब कुछ समझ गई। घटना का क्रम, अपराधियों के नाम,
सीतारमण ने आखिरी में लिखा था, मेरी पत्नी के नाजायज संबंध मेरे इस फैसले की वजह हैं, यानी मुख्य अपराधी रेणुका ही थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन फाइल को इसी नोट के आधार पर बनाया और उन चीज़ों पर ध्यान देने का फैसला किया जो कि नोट में नहीं था। सबसे पहले पुलिस ने सीतारमण के परिवार से पूछताछ करी, जहां उन्हें पता चला कि दोनों की शादी 4 मार्च 2018 को हुई थी, जो कि एक अरेंज मैरिज थी। शादी कुछ समय तक तो ठीक चली, लेकिन फिर बाद में रेणुका का व्यवहार बदल गया। घर में झगड़ा वगैरह करने लगी, जिसके चलते परिवार में तनाव रहने लगा। तब सीतारमण ने अलग रहने का फैसला किया। सबसे पहले दोनों बेंगलुरु में रहे, फिर मार्कापुरम आंध्र प्रदेश में, और फिर हैदराबाद के इलाके में, जहां से दोनों वीडियोस लीक होने की वजह से बचूपल्ली इलाके में चले गए। सीतारमण के परिवार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने रेणुका के परिवार से पूछताछ करी, जहां पर उन्हें पता चला कि रेणुका का सुरेंद्र के साथ संबंध था। शादी भी करना चाहती थी, पर उसके बेरोजगार होने की वजह से परिवार वालों ने रेणुका की शादी सीतारमण से करा दी। फिर पुलिस वालों ने सीतारमण के आखिरी नोट में कई बार जिक्र होने की वजह से रमला का बैकग्राउंड पता करने का भी फैसला किया, जहां उन्होंने पाया कि रमला रेड्डी हैदराबाद का ही रहने वाला था। वो पेशे से एक बिजनेसमैन था और एक रेस्टोरेंट भी चलाता था। रमला और रेणुका की मुलाकात वीडियो वायरल होने के हादसे से तकरीबन 1.5 साल पहले हुई थी, और तब से दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था। रमला कई बार सीतारमण की गैर मौजूदगी में रेणुका के बुलाने पर उसके घर आया करता था, जहां वो और रेणुका शारीरिक संबंध बनाते थे, जिनकी रेणुका खुद से वीडियोस बनाती थी और फिर उन्हें व्हाट्सएप पर रमला को शेयर कर देती थी। सीतारमण के नोट के मुताबिक उसे इस बात का सटीकता से पता नहीं था कि रेणुका के असल में कितने बॉयफ्रेंड्स थे, तो पुलिस ने यही पता लगाने के लिए रेणुका के कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप हिस्ट्री और मैसेज हिस्ट्री निकालने का फैसला किया। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि रेणुका की अनेकों लड़कों से कई कई घंटों तक बातें होती थीं। मैसेज हिस्ट्री से पता चला कि रेणुका कई लड़कों से मैसेज में बातें करती थी, कुछ से कामुक, कुछ से भावनात्मक, कुछ से दिन भर की बातें और कुछ से मिलने से पहले की प्लानिंग करती थी। व्हाट्सएप हिस्ट्री में भी मैसेज हिस्ट्री वाला ही पैटर्न था, बस अंतर इतना था कि व्हाट्सएप पर उसने कुछ लड़कों को अपनी नग्न, खुद को अलग अलग चीज़ों से सुखी करते हुए फ़ोटोज़ भेज रखी थीं, और कुछ से उसकी लंबी लंबी वीडियो कॉल्स हुई थीं, जिनमें वो नग्न होकर खुद को सुखी करते हुए वीडियो कॉल्स करती थी और इनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उन वीडियोस को किसी लड़के को शेयर भी करती थी। पुलिस ने रेणुका का एक पैटर्न समझा, जो कि कुछ इस तरीके का था। रेणुका रमला रेड्डी के संग सब कुछ करती थी, शारीरिक संबंध, घूमना फिरना, मिलने की प्लानिंग, कामुक और भावनात्मक बातें, शारीरिक संबंध बनाने की वीडियो, सब कुछ। बाकी सब लड़कों को उसने अलग अलग चीज़ों के लिए तय कर रखा था और उनसे उतना ही व्यवहार करती थी। कुल मिलाकर उसके 8 लड़कों के साथ संबंध थे। सीतारमण ने अपने नोट में ये भी लिखा था कि उसे कुछ पता नहीं था कि उसके कितने सालों से अफेयर्स हैं। वैसे तो उसने 1.5 साल बोला, लेकिन 8 या 9 साल से भी हो सकते थे। और क्या वो सबके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, इसका भी उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। पुलिस ने इन्हीं सब बातों का पता लगाने का फैसला किया। पुलिस ने रेणुका और उसके सारे बॉयफ्रेंड्स को 21 अप्रैल 2026 को हिरासत में ले लिया, जहां रेणुका के सामने सारे सबूत रखते हुए पुलिस ने उससे पूछताछ करी, जिसके बाद उसने सब कुछ बताया। उसके बयान के हिसाब से उसके 8 बॉयफ्रेंड थे, जिसमें से वो सबको अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती थी। पहला था रमला रेड्डी, रेस्टोरेंट चलाने वाला बिजनेसमैन, 1.5 साल से सबसे लंबा अफेयर। सीतारमण के घर आता था, उसके बिस्तर पर ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, जिनके रेणुका वीडियोस बनाती थी और रमला को शेयर कर देती थी। रेणुका को लगता था कि अगर वो ऐसा करेगी तो रमला उस पर भरोसा करेगा, वीडियोस किसी को नहीं दिखाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। रमला ने जब जाना कि रेणुका के 3-4 और बॉयफ्रेंड भी हैं, तो उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोचा वीडियोस डालकर दुनिया को वो बता देगा कि रेणुका सिर्फ मेरी है, बाकी दूसरे उससे दूर रहो। उसका दूसरा बॉयफ्रेंड था श्रवण। उसकी इंस्टाग्राम पर उससे मुलाकात हुई थी। दोनों का रिश्ता सिर्फ 1 महीने का था। उससे रेणुका सिर्फ फ़ोन कॉल्स पर घंटों घंटों तक भावनात्मक बातें करती थी, लेकिन एक बार वो घर में भी आया था, जहाँ सिर्फ चूमना और गले लगना हुआ। तीसरा बॉयफ्रेंड था अयप्पा। वो पुराना क्लासमेट था। जब रेणुका घर में अकेली होती तो वो उससे घंटों नग्न होकर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल्स में बातें करती। उन वीडियो कॉल्स में रेणुका उसकी बताई हुई चीज़ों से खुद को सुखी करती थी। वो इसी के साथ साथ
इन वीडियो कॉल्स की रिकॉर्डिंग भी करती थी और उनके स्क्रीनशॉट भी लेती थी, जिन्हें वो बाद में अयप्पा के साथ शेयर भी कर देती थी। पांचवा बॉयफ्रेंड था सुरेंद्र, डिग्री कॉलेज का दोस्त। रेणुका इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार ने उसकी शादी सीतारमन से करा दी। शादी किसी और से होने के बाद भी रेणुका उसे कभी नहीं भूली और कभी कभी हालचाल पूछ लेती, हालांकि मौका मिलने पर शारीरिक संबंध भी बना लेती थी। छठा बॉयफ्रेंड था वामसी, स्कूल का दोस्त। इसके साथ वो बोर होने पर बाहर जाकर साथ बैठकर बियर और सिगरेट पीती थी। सातवें और आठवें बॉयफ्रेंड के नाम मीडिया में नहीं बताए गए, पर मीडिया के हिसाब से उन दोनों में से एक के साथ रेणुका अपने नग्न खुद को सुखी करते हुए स्क्रीनशॉट शेयर करती थी और दूसरे को वो पैसे के लिए इस्तेमाल करती थी। रेणुका ने यह भी बताया कि उसे अपने पति के बिस्तर पर ही शारीरिक संबंध बनाने में मज़ा आता था। जब पुलिस ने रेणुका से पूछताछ खत्म कर ली तो उन्हें समझ आ गया कि रेणुका को ऐसा नहीं लगता था कि वो सीतारमन को धोखा दे रही है, क्योंकि वो चाहे तो कितने भी लड़कों से बात करे, शारीरिक संबंध बनाए, बच्चे उसके सिर्फ सीतारमन से ही होते थे। मतलब वो हर मर्द को अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती थी, जिससे उसे ये भी लगता था कि वो किसी को भी धोखा नहीं दे रही है। केस सॉल्व होते ही पुलिस ने रेणुका और उसके सारे बॉयफ्रेंड्स पर बीएनएस की धारा 108 यानी खुद को खत्म करने के लिए उकसाना, जिसको कानून के मुताबिक हत्या भी माना जाता है, पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लगाया। इसी के साथ सीतारमन के परिवार वालों ने कुल मिलाकर 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। रेणुका अपने कुछ बॉयफ्रेंड्स के संग अभी भी जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन एक सवाल अभी भी है, क्या सीतारमन को इंसाफ मिलेगा या ऐसे दूसरे मर्दों के केसेस की तरह उसकी कुर्बानी भी जाया जाएगी। तो दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सबको सावधान करना है, ताकि आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो। आपके क्या विचार हैं इस केस के बारे में, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।